दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1957 में फणीश्वर नाथ रेणु ने एक उपन्यास लिखा था परती परिकथा, और यह उपन्यास कोसी का इलाका जहां पर कोसी नदी बहती है उस इलाके के गांवों को लेकर मद्देनजर उस उपन्यास को लिखा गया था। परती का मतलब होता है बंजर जमीन, और परिकथा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम चुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं के वादे और मैनिफेस्टो जो निकल कर आते हैं वो किसी परिकथा की तरह ही रहते हैं, लेकिन जमीन तो बंजर है। उस वक्त यानी 63 बरस पहले फणीश्वर नाथ रेणु इस बात का जिक्र कर रहे थे कि गांव कैसे टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और आज जब उस उपन्यास को आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो कोसी के किनारे रहते हैं उनको इस बात का एहसास हो कि पन्ने में लिखे गए एक एक शब्द आज भी मौजूद है। और कुछ कहेंगे 63 बरस से तो कुछ बदला ही नहीं, कुछ कहेंगे 63 बरस के दौर में स्थिति और बदहाल हो गई। तो इन 63 वर्षों के दौर में देश ने हर किसी को भोगा है, हर राजनीतिक दल ने भी सत्ता भोगी है, और बिहार का भी हाल कमोवेश यही रहा है। हमने कोसी से जिक्र इसलिए किया क्योंकि कोसी की 13 सीटों पर अब आखिरी चरण में वोटिंग होने वाली है। सबसे बड़ा इलाका है सीमांचल का इलाका, जहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद सबसे ज्यादा है। खासतौर से जो किशनगंज जिला है वहां पर अल्पसंख्यक कई जगहों तो बहुसंख्यक तादाद में रहते हैं। जो अररिया का इलाका है, कटिहार का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है और किशनगंज का इलाका है, इसको सीमांचल कहते हैं क्योंकि यह बिहार की सीमा से लगता हुआ इलाका है। इन इलाकों में जब वोटिंग होगी तो लोगों के जहन में कौन से सवाल होंगे? क्या ये सवाल पटना से हटकर होंगे, या बिहार की पूरी स्थिति ऐसी बन गई है जिसमें कहीं पर भी कोई भी रहे उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसकी त्रासदी, उसके दर्द में शरीक होने के लिए ना पटना तैयार है ना दिल्ली तैयार है। दिल्ली के 4 पेजी पन्ने में भी सिर्फ और सिर्फ स्याही ही खर्च हुई है और कुछ खर्च नहीं हुआ है। पटना से निकले हुए वादों के बीच भावनात्मक तौर पर आखिरी चुनाव कहने की सोच जो विकसित हुई है वह भी भावनात्मक तौर पर बिहारियों को भावनाओं से ओतप्रोत मानकर अपने अनुकूल करने की एक ठग चाल भी हो सकती है। यह है स्थिति बिहार की, यही है। लेकिन हमें लगता है कि जो बिहार में युवा है जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है, जो किसान है जिसके पास जमीन है लेकिन खेती की कीमत तो 2 फसल तक नहीं हो पाती है, सिंचाई की व्यवस्था हुई ही नहीं, मजदूर जिसके पास काम नहीं है, अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर मजदूरी कर कर अट्टालिकाओं को खड़े करने वाला मजदूर अपने गांव लौट आया है और उसके पास 2 जून की रोटी नहीं है। बिहार आखिरी चरण में है और यहां पर जो वोटिंग होगी शायद वह इस देश के लिए एक संदेश होने वाली है। हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बीते 6 बरस से एक ही राग अलाप कर इस देश को यही मंत्र दिया गया, जो चुनाव में जीत जाता है वही सब कुछ है, और जनता ने उसे वोट दिया है। इसलिए आप दाएं बाएं मत देखिए, उसके हाथ में न्यायपालिका को थमा दीजिए, उसके हाथ में पार्लियामेंट को दे दीजिए, उसके हाथ में सीबीआई दे दीजिए, उसके हाथ में सारे संवैधानिक संस्थान दे दीजिए और भूल जाइए उसके बाद कि आपके किसी हक का जिक्र इस देश के संविधान में भी अंकित है। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार का सच आज उस खास तौर से आखिरी चरण में जो वोटिंग के लिए जाने वाले हैं उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि कुछ वादे दिल्ली से हुए हैं, कुछ पटना से हुए हैं। भावनाओं से खिलवाड़ पटना से भी हुआ है, दिल्ली से भी हुआ है। लेकिन सच क्या है? जो बेरोजगार हैं उनको इस बात को जानना चाहिए कि जो सरकार की पोर्टल होती है जहां पर जिक्र होता है कितने रोजगार मिलेंगे, सितंबर के महीने में सिर्फ 203 रोजगार सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध थे। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आया, चुनाव की शुरुआत हो गई थी, रणभेरी बज चुकी थी और उस समय सिर्फ 107 सीट 107 सिर्फ सरकारी सीटों के लिए इतने ही इस गवर्नमेंट पोर्टल पर नौकरी दर्ज की गई। कल्पना कर पा रहे हैं 12 करोड़ के नागरिकों के राज्य के भीतर में एक महीने में 107 नौकरी का जिक्र पोर्टल, सरकारी पोर्टल पर हो रहा है। सितंबर में यह 203 हो रहा है, नवंबर का तो अब दिसंबर में आएगा, लेकिन उससे पहले भी जब हम देखना शुरू करते हैं तो 150, 152, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है?
इसके दूसरे हिस्से में दिल्ली उड़कर आ जाइए, तुरंत उड़ान भरिए, क्योंकि अगर धोखा फरेब इस रूप में है तो फिर उड़ान दिल्ली इसलिए भरिए क्योंकि दिल्ली से वादे होते हैं हमारे हाथ में सत्ता होगी तो हम क्या क्या कर देंगे। हमको लगा कि आज सरकार की जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है उसका सच भी जानिए, जान लीजिए, फिर उनके हाथ में जो करना है कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसको शॉर्ट में MOSPI कहते हैं। इसने जो अगस्त तक की रिपोर्ट दी है, जो 2 महीने पहले तक की रिपोर्ट दी है, उसमें इसने बताया है कि दरअसल सरकार, केंद्र सरकार के मातहत जो चलने वाली इस देश भर की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कितनी देरी हो रही है और किस रूप में देरी हो रही है, उनकी संख्या कितनी है, कितनी बड़ी तादाद में उसका पैसा और बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में, कैसे पूरा करेंगे और क्यों देरी हो गई है, इसका डाटा उन्होंने रखा। 128 प्रोजेक्ट इस देश के ऐसे हैं जिसमें लगभग 1 से 12 महीने की देरी हो रही है। 128 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 साल से 2 साल की देरी हो रही है। 167 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 2 साल से लेकर 5 साल तक की देरी हो रही है और 116 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो इन 5 साल में भी पूरे हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि कोई भी सत्ता जब पटना और दिल्ली से वादे करके पहुंचेगी जो आपके बीच की नहीं होगी, आपकी खुशबू, आपके पसीने की गंध में उसे खुशबू नहीं नजर आती है, उसे बदबू नजर आती है। उसके एहसास शायद आसमानी तरंगों को छूते हैं, हवाई जहाज में घूमना है, मोर को खिलाना है, तोते के साथ रहना है, दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला है, चश्मा गॉगल्स पहने हुए हैं, ऐशोगा के साथ रहते हैं, जहां जाते हैं आगे पीछे सिक्योरिटी घूमती है, सुरक्षा का घेरा। किससे डर है? क्या स्थिति है? ये कौन लोग हैं? कहां से आ गए इस देश के भीतर में? या फिर सत्ता ही ऐसी बना देती है? आपने जब प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो इस देश के भीतर में लगभग 1661 प्रोजेक्ट आपने लेट कर दिए। आपके जहन में सवाल होगा, इस प्रोजेक्ट के लेट होने से मतलब क्या? ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 150 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है, फिर भी ये लेट हो चल रहे हैं। अब सवाल दूसरा ये आता है कि जो एक्सपेंडिचर इन पे खर्च हुआ है वो टोटल कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर जो खत्म हुआ है वो तकरीबन 11.5 लाख करोड़ का है, यानी 45% एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। 55% एक्सपेंडिचर जो देना है उसका पैसा नहीं है, कहीं जमीन नहीं है, कहीं उसके लिए कच्चा माल नहीं है। ये हम केंद्र दिल्ली से उड़ान भरने वालों की बात कर रहे हैं आपसे, ये मोदी गवर्नमेंट का जिक्र हम कर रहे हैं जिनकी योजनाओं का यह विलंब है। यानी जो योजनाओं में अब 20 लाख करोड़ रुपए देने थे, लगभग 20,90,000 करोड़ रुपए अब उसमें देना था, वो बढ़ के 25,26,000 करोड़ हो गया, यानी 5,26,000 करोड़ के लगभग और बढ़ गया। किसकी जिम्मेदारी है? वो योजनाएं इतने लेट से क्यों चल रही है? और 5 साल तक जब योजनाएं पूरी नहीं होंगी तो बिहार की जनता तो किसी को 5 साल के लिए ही चुन रही है, तो फिर वो अगर आपकी योजनाओं पर ही निर्भर रहेगी, अगर योजनाओं पर ही निर्भर रहना होता तो फिर जो आप हंगामा किए हुए थे 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे वो कहां गया? और जो दोनों ही, जो नीतीश कुमार कटोरा लेकर कहते थे केंद्र के सामने हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा जो नहीं समझते हैं इस रूप में समझ लें। इसके बाद क्या होता है कि आपको रियायत केंद्र से ज्यादा मिलती है, पैकेजेस ज्यादा मिलते हैं, टैक्स आपको कम देना पड़ता है, यानी राज्य सरकार को वो सुविधा हो जाती है। हम बिहार को सुविधा होगी नहीं कह रहे हैं, राज्य सरकार को सुविधा हो जाती है। इस शब्द का भी इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार खुद पर जितना खर्च करती है उतना राजस्व का जुगाड़ भी वह नहीं कर पाती है। ना तो उसने इंडस्ट्री खोली, ना उसने व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई, ना उसने जनता की ऐसी स्थिति बनाई जहां पर वह कंज्यूमर के तौर पर रहे, बाजार से सामान खरीद पाए। ऐसी बदहाली में 15 बरस से लाने के बाद कोई ये कहे अंत भला तो सब भला, ये तो जनता के लिए है कि अंत भला तो सब भला। और जो पत्र लिखा गया 4 पेज के, उसके मतलब मायने क्या है? उसके भीतर का कुछ सच हमको लगता है और इसलिए जानना चाहिए। जब इतने प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स को जब आप मिला दीजिएगा तो एवरेज मंथ जो निकलता है वो लगभग 4 साल का निकलता है। 43 महीने 16 दिन, यानी 3 साल 36 महीने हो गए। उसके बाद 7 महीने और जोड़िए, 3 साल 7 महीने 16 दिन। एवरेज प्रोजेक्ट भारत सरकार का इतना विलंब है जो एवरेज निकाल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, 2020 में आपने किसी को चुना, 2021, 22, 23, 24 तक कोई काम नहीं होगा और 2025 में दोबारा
चुनाव की स्थिति आ जाएगी, फिर कोई वादे होंगे। अपने घर के भीतर से ही लोगों को अब चुनना शुरू कीजिए, जो वाकई आपकी भीगी हुई गंजी, जो पसीने से लथपथ है, कीचड़ से भिगोई हुई है,